हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल कैलकुलस के एक्सरसाइज 7.3 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन हमारे सामने। लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके जहां जिसके जरिए हम इंटीग्रल डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड कर रहे हैं दिए गए फंक्शन को। यहाँ भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना, और जैसा कि हमने कहा है आपको कि इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूला लिस्ट के अनुसार हमें काम करना है। यानी जहां भी इंटीग्रल फाइंड करना है हमें, तो फॉर्मूला और रूल्स दो बातों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज एंड रूल्स। अगर दिया गया फंक्शन सीधे फॉर्मूला पर है तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं आराम से, और फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, रूल्स है तो रूल्स यूज करेंगे, देन फॉर्मूला, और तब इंडेफिनिट इंटीग्रल लिख सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों में से किसी पर भी हमारा फंक्शन नहीं है तो बस एक ही उपाय है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट को देखें तो वहां हमें साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल मिलेगा, माइनस कॉस एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल मिलेगा जो कि साइन एक्स होगा, और इसी तरह से आगे कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंडेफिनिट इंटीग्रल मिलेंगे, और इनमें से किसी पर भी ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमें करना क्या है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। कुछ ऐसी चीजें, मतलब यहाँ पर हमें दिए गए फंक्शन को बदलना है ताकि वो इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट में किसी ना किसी से मैच कर जाए जहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और आराम से हम वहां इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड कर लें। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने कहा बदलाव लाना है, तो बदलाव के लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यानी आइडेंटिटीज हमारी मदद करते हैं। उन्हीं का प्रयोग करके हम इसमें बदलाव लाएंगे और अपने फॉर्मूला लिस्ट के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस दिए गए फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल आई, और इसे इस तरह से लिखते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर हमारे सामने है, याद रखिए, यहाँ जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वेरिएबल और कांस्टेंट की पहचान बेहद ही जरूरी होती है। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है उसमें अल्फा का जिक्र है, अल्फा यहाँ कांस्टेंट के रूप में अपीयर हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए इसके ऊपर जब भी काम करेंगे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और एक्स यहाँ वेरिएबल है हमारा और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऊपर जो ट्रिगोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर दिया है न्यूमरेटर में वो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा कोसेक। और जैसा कि हमें पता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में कोसेंट का कोई रूल नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको बदलना ही पड़ेगा। कोसेंट फॉर्मेट को हटाइए और इस तरह से चेंज लाइए कि हमारे फॉर्मूला लिस्ट से मैच कर ले। यहाँ जो बदलाव लाएंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की मदद से लाएंगे, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारी मदद करेगा यहाँ पर, और वो है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखिए यहाँ 2 थीटा का थीटा हो गया आधा एंगल, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें अपने कंसेप्ट का प्रयोग करके, अपने आइडिया का प्रयोग करके और प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को देखते हुए, टर्म्स को देखते हुए ध्यान देना होगा किस में बदले, कॉस वाला में या साइन वाला में। क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है और ऊपर दुगना एंगल के साथ कॉस कॉस है, तो ऊपर वाले दोनों कॉस को हम कॉस में बदलेंगे। एक जैसे चीजों को रखना बड़ी काम करता है, बहुत ही काम करता है, हेल्पफुल होता है। ऊपर कॉस है, नीचे कॉस है, और ऊपर अब बदलाव ला रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है जहां पर दुगना एंगल सिंगल बदलता है, और ऐसा करने से हमें फायदा मिलेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसका आइडिया है कि भाई एक जैसे एंगल्स हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक जैसे हो तो बहुत काम का होता है, वहां पर हम उसे आराम से सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो चलिए बदला जाए, ऊपर cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में बदलेंगे, और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 में बदलेंगे। ये बदलाव हो चुका है। अब डिनोमिनेटर में जो है जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, क्यों, आपको पता चलेगा आगे जब सिंप्लीफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे। चलिए ब्रैकेट्स को हटाएंगे, शुरू में ब्रैकेट हटाएं, कुछ बदलाव कहीं भी नहीं होगा, लेकिन बीच में माइनस है और उसके बाद के ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा,
नीचे cos x माइनस cos अल्फा आया, dx जो लिखेंगे बार बार, +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, और जो बच रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, वहां से 2 कॉमन आ गया, तो बच रहा है ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, प्लस को पहले माइनस को बाद में लिखिए। ऊपर जो स्ट्रक्चर आया है ब्रैकेट के अंदर, वहां अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? आप देखिए, ये है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके इक्वल में हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका प्रयोग कीजिए और देखिए आपका काम आसान हो गया यहाँ पर। तो चलिए चेंज करते हैं जरा फॉर्मूला पर। यहाँ जो टू कांस्टेंट है, यहाँ कोई काम नहीं है इसका, इंटीग्रल फॉर्मूला में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको बाहर करते, कांस्टेंट है तो बाहर रखते हैं, और ऊपर a प्लस बी यानी cos 6 प्लस cos अल्फा, और a माइनस बी इंटू में यानी cos 6 माइनस cos अल्फा में इसे बदल डाला, डिवाइडेड बाई जो है, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में कोई बदलाव लाया ही नहीं, ये रहा। अब देखिए ये ब्रैकेट्स दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए, बच रहा है केवल cos 6 प्लस cos अल्फा, यानी दो टर्म्स का सम मिला, कोसेंट गायब हो गया। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी, कोसेंट हटना चाहिए, नहीं हटेगा तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा आगे क्या करें, ठीक है। यहाँ दो टर्म्स का सम है तो सम का रूल यूज होगा, सम के रूल के अनुसार हर एक टर्म का इंटीग्रल लिखना होगा। ये cos x का इंटीग्रल जो वेरिएबल है, और यहाँ cos अल्फा का इंटीग्रल जो कि कांस्टेंट है। cos x का इंटीग्रल देखिए फॉर्मूला पर आ गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया, sin x सिंपली होता है, x अकेले है, कोई नंबर गुना नहीं, और यहाँ cos अल्फा चूंकि कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रल निकालना है तो दिए गए वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल निकालते हैं, तो x इंटू cos अल्फा आएगा। cos अल्फा को sin अल्फा कभी ना लिखे, भूल कर भी नहीं, और इस प्रकार ये इंडेफिनिट इंटीग्रल इसका पता चलता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज हुआ है उसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया उसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, और प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।